दुल्हन के बीच एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वो जमीन से लड़ते लड़ते ट्रक की छत तक पहुंच गए। ट्रक की छत पर चिंगारियां उड़ने लगी। कुछ ही देर में ट्रक शांत हो गया। बाण ने बिना किसी हथियार के अपने हाथों से ट्रक का दरवाजा तोड़ डाला। मीहू डर के मारे ट्रक के कोने में दुबक गई, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, मीहू के सीने में फिर से एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी और वो अचानक बेहोश हो गई। जब मीहू की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने परिवार के एक गुप्त ठिकाने में पाया। उसने मेयर जियांग से पूछा, क्या तुमने एयरपोर्ट पर एक काले सूट वाला आदमी देखा था? लेकिन जियांग को कुछ भी याद नहीं था। इसी दौरान एक दूर जंगल में एक बूढ़ी औरत बाण से पूछती है, क्या तुमने उस लड़की को देखा? क्या वो बिल्कुल युआन छिंग जैसी लगती थी? बाण ने जवाब दिया, उसे कुछ भी याद नहीं है और अब तो उस पर छिन यानगुई की नजर लग चुकी है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बहुत साल पहले की बात है, जब इस द्वीप का नाम दानलुओ था। बाण के गांव पर एक बार छिन यानगुई नाम के भयानक राक्षस ने हमला कर दिया था। पूरा गांव बर्बाद हो गया, सिर्फ बाण और एक और लड़का जिंदा बचे। फिर कुछ साधु उन्हें एक रहस्यमय गुफा में ले गए, जहाँ एक राक्षस को बंद किया गया था। एक महात्मा ने पवित्र तलवार उस राक्षस की छाती में घोंपी और उसका गर्म लाल लावा जैसा खून एक कटोरे में निकाला। फिर उन्होंने बाण की पीठ काटकर वह खून उसमें डाल दिया। बाण और दूसरा लड़का बन गए आधे इंसान आधे राक्षस, ताकि वे भविष्य में छिन यानगुई जैसे दानवों से लड़ सके। फिर शुरू हुआ दोनों लड़कों का मुश्किल और अंधेरा जीवन। साधु उन्हें किसी जानवर की तरह ट्रेनिंग देते थे। एक दिन युआन छिंग नाम की एक सुंदर लड़की आई। उसने उनकी कैद तोड़ी और बाण को आजाद कर दिया। लेकिन बाण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने युआन छिंग का थोड़ा जीवन बल चूस लिया। फिर भी युआन छिंग ने उसे माफ कर दिया और दोनों लड़कों को आजादी देने के लिए मंदिर से बाहर ले गए। तीनों वहाँ से भाग निकले। जब साधुओं को पता चला तो उन्होंने अपने लोगों को पीछे भेजा, लेकिन तब तक वे मंदिर से काफी दूर निकल चुके। भागते भागते युआन छिंग की हालत खराब हो गई और वो रास्ते में गिर पड़ी। बाण उसे उठाकर वापस मंदिर ले आया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जब युआन छिंग को होश आया और उसने बाण को घायल देखा तो वो रो पड़ी। उसने बाण से कहा, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें और खुद को इस जगह से जरूर बाहर निकालूं। दृश्य बदलता है। मीहू अब दानलुओ हाई स्कूल में दाखिला लेने पहुंची है। क्योंकि वो एक अमीर परिवार की बेटी है, स्कूल प्रिंसिपल ने उसका बहुत सम्मान से स्वागत किया। काम खत्म करके मीहू अपनी कार में बैठी और अपनी पुरानी दोस्त से मिलने जाने लगी। रास्ते में उसने देखा कि उसकी बुआ को कंपनी की बड़ी पोस्ट मिल गई है। गुस्से में उसने अपने पापा को फोन किया, लेकिन पापा ने उसे समझाया कि उसे अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और घर की बातों में दखल न। फिर उसने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया। डिटेक्टिव ने कुछ तस्वीरें भेजी और सच्चाई सामने आ गई। मेयर जियांग ने उसे धोखा दिया था। मीहू ने गाड़ी साइड में रुकवाई और जियांग से पूछा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? जियांग ने कहा, मैं तो शुरू से ही तुम्हारी बुआ के कहने पर काम कर रहा, लेकिन इतने साल की पहचान के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम संभल जाओ। ये लड़ाई सिर्फ जायदाद की नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम बस कुएं के मेंढक मत बनो। मीहू ने ज्यादा बहस नहीं की। एक जोरदार फाइट मूव में उसने जियांग को नीचे गिरा दिया और उसकी लग्जरी कार उसे रिटायरमेंट के तौर पर दी। फिर वो अकेले ही आगे बढ़ गए। तभी एक काली धुआं जैसी शक्ति ने जियांग को अपनी चपेट में ले लिया। मीहू गहरे जंगल की सड़क पर अकेली चल रही। उसने अपने नौकर चाचा जांग को कॉल किया और कहा कि वो उसे लेने आए। तभी फोन का नेटवर्क चला गया। जब मीहू ने आगे देखा तो उसे दूर एक अजीब सी काली परछाई नजर आई। डर के मारे वो भागने लगी और सोचने लगी, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये राक्षस हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? फिर मजाक में सोचती है, चाहे मेरी टांगे लंबी है, लेकिन उड़ते राक्षसों से तो कोई मुकाबला नहीं।